हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ एआई सब्जेक्ट में सबसे पहले हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। बाद में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अप्रोचेस के बारे में पढ़ा और उसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है यानी मशीन को नॉलेज देने की जो हमारी प्रोसेस है उसके टोटल 4 टेक्निक्स होते हैं। पहला टेक्निक है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा टेक्निक है सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, तीसरा है प्रोडक्शन रूल्स और चौथा है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। तो एक एक करके हम सारे टेक्निक के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यानी क्या। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक लैंग्वेज के फॉर्म में होता है। तो हम क्या लिखेंगे? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ लैंग्वेज। अब जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो मशीन को समझना जरूरी है, तभी जाके हमारा नॉलेज मशीन में जा पाएगा। तो मशीन के पास एक कोई ऐसे प्रकार के ठोस नियम होते हैं, कॉन्क्रीट रूल होते हैं, जिससे करके जो भी हम लैंग्वेज उससे समझा रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, उसमें वो जरा सी भी एरर ना करे। ठीक है, तो वही बात लिखी है, विच है सम कॉन्क्रीट रूल। कुछ कॉन्क्रीट रूल है मशीन के पास जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो समझने के। वो कॉन्क्रीट रूल की हेल्प से क्या होगा? सो दैट इन अ गिवन सेंटेंस देयर इज नो एरर। एरर को बोलते हैं एम्बिग्युइटी। ठीक है, जिससे करके जो भी हम उसे समझा रहे हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में नॉलेज दे रहे हैं, वो जो नॉलेज जा रहा है लैंग्वेज के फॉर्म में वो समझने में मशीन जरा सी भी गलती करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ठोस नियम होते हैं, कॉन्क्रीट रूल होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्क्रीट रूल होते हैं वो रूल के पास टोटल 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको बोलते हैं सिंटैक्स और दूसरा होता है हमारा सिमेंटिक्स। ठीक है, ये 2 लॉजिक उसके पास होते हैं। ठीक है, जिससे करके जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसको समझने में वो गलती करेगा नहीं। और ये दोनों चीज क्या करेंगे? ये दोनों चीज अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे। ये दोनों चीज अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे और लॉजिक अप्लाई करके हम जो बोल रहे हैं वो अपने मेमोरी में स्टोर करेगा सही तरीके से। तो वही लिखा है, ईच सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉजिक बाय यूजिंग सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं उस पर लॉजिक लगा के उसे ट्रांसलेट करेगा, अपने में स्टोर करेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सिंटैक्स यानी क्या, सिमेंटिक्स यानी क्या। तो सबसे पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स यानी क्या? ये ग्रामर का एक सिंपल सा रूल है, एक ग्रामर का सिंपल सा रूल है जो हमें लीगल सेंटेंस बनाने में काम आता है, सही सेंटेंस बनाने में काम आता है। which decides how we can construct the legal sentence for the logic। कैसे लीगल सेंटेंस बनाया जाएगा? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, I is going to study। ठीक है, अब यहाँ पे I is की जगह am आना चाहिए। अगर हमने मशीन को डेटा स्टोर करवाया, नॉलेज दिया, बोला I is going to study, तो मशीन के अंदर क्या है? लॉजिक है। वो क्या करेगा? सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, कि भाई ये कैसा आप लैंग्वेज बोल रहे हो, किस हिसाब से बोल रहे हो। तो मशीन अंदर लेगा ही नहीं, वो सीधा एरर बता देगा। तो हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, बाद में उसको बोलेंगे तो अच्छे से नॉलेज ले लेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स क्या है? वो भी एक ग्रामर का ही एक रूल है, जिससे करके हम मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मशीन को नॉलेज देने की कोशिश करी, हमने मशीन को बोला कि मैंने टीवी खाते खाते खाना देखा। अब जैसे ही हमने ऐसा बोला तो वो नॉलेज ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? सिमेंटिक्स है, लॉजिक है, पावरफुल लॉजिक है। वो तुरंत एरर बोल देगा कि ये क्या बोल रहे हो, मैंने टीवी खाते खाते खाना देखा। तो हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, बोलेंगे मैंने खाते खाते टीवी देखा। ठीक है, और ये जो दोनों लॉजिक है वो उसके बेसिकली 2 टाइप है। एक तो है प्रीपोजिशनल लॉजिक और दूसरा है प्रेडिकेट लॉजिक। तो सबसे पहले तो प्रोपोजिशनल लॉजिक यानी क्या वो समझ लेते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक यानी ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना में आता हो। तो वही लिखा है, सच स्टेटमेंट्स हुज आंसर विल कम इन यस और नो। हाँ या ना में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो जो सेंटेंस है उसको बोल देंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक, वो लगा पाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं 3 + 2 = 5। तो क्या सही है? हाँ, तो हम बोलेंगे हाँ। तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक। अच्छा, अगर हम लिखते हैं 3 + 3 = 9, तो ये भी हो जाएगा प्रोपोजिशनल लॉजिक। क्यों प्रोपोजिशनल लॉजिक ये हो जाएगा? क्योंकि 3 + 3 = 6 होता है, यानी ये क्या है? ना है। यानी इसका आंसर किस में आया? हाँ या ना में आया? ना में आया। ना में आता है या फिर हाँ में आता है, तो वो कौन सा हो गया हमारा लॉजिक? प्रोपोजिशनल लॉजिक। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम मशीन को बोलते हैं व्हाट इज योर नेम,
तो क्या इसका आंसर हाँ या ना में आएगा? व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है, हाँ या ना में आंसर नहीं आएगा। तो वो कौन सा लॉजिक नहीं है? वो प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है। तो आई होप प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक यानी क्या कि हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो चीज का लॉजिक बना देते हैं। जैसे कि रोहित इज अ फादर ऑफ पूजा, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे वैल्यूज, रोहित और पूजा ये दो वैल्यूज हो गई, और आगे फादर लिख लेंगे। तो फादर कौन है? रोहित किसका फादर है? पूजा का फादर है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी आपने शायद से ले लिया होगा। अब अगले टेक्निक की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि है सिमेटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ दिखने में ऐसा होता है। सिमेटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल नेटवर्क्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें रिलेशनशिप बताता है ऑब्जेक्ट के बीच का। जैसे कि हो गया मोती, हो गया डॉग, हो गया रितेश, हो गया ब्लैक, हो गया, ठीक है। इनके बीच का, ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो दिस नेटवर्क रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो रिलेशनशिप होते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में, मोती डॉग के बीच में, मोती ब्लैक के बीच में, ये जो रिलेशनशिप होते हैं, ये रिलेशनशिप दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इज ए रिलेशनशिप और दूसरा होता है काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब इज ए रिलेशनशिप क्या है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्या है, वो एक एग्जांपल से देके समझ लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है मोती इज अ डॉग, तो यहाँ पे मोती बना दिया, एरो करके डॉग बना दिया, यानी मोती इज अ डॉग, यानी ये इज ए रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोती इज अ मैमल। मैमल यानी क्या? ऐसे एनिमल्स, प्राणी, ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, तो मोती इज अ मैमल। तो यहाँ पे मोती कौन है? डॉग है, तो यहाँ पे मोती इज अ डॉग है। डॉग क्या है? डॉग है। मैमल, तो मोती इज अ मैमल, यानी ये इज अ रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है मोती इज ओन बाय रितेश, ठीक है, तो यहाँ पे रितेश बना दिया। मोती इज ओन बाय रितेश, यानी मोती का मालिक कौन है? रितेश है, यानी ये काइंड ऑफ रिलेशन हो गया। मोती इज रितेश ऐसा नहीं बोल सकते, मोती इज डॉग है, ठीक है, तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोती इज ब्लैक कलर्ड, तो मोती इज ब्लैक कलर, तो ये इज ए रिलेशनशिप हो गया। और आखिर में है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, जितने भी मैमल्स है सारे एनिमल्स होते हैं, तो ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि ऐसा नेटवर्क समझने में बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो दिस नेटवर्क्स आर सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बात समझ में आ गई। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि हम ऐसा कुछ नेटवर्क बनाते हैं, यानी इतना बड़ा ट्री बना रहे हैं हम, नेटवर्क यानी ट्री बना रहे हैं। अब ये हमने ट्री तो बना दिया इतना बड़ा, बहुत सारा टाइम लगा के, और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतना बड़ा ट्री बनाने के बाद भी हमें कोई आउटपुट ना मिले। क्यों आउटपुट ना मिले? क्योंकि ट्री कौन बना रहा है? कोई एक इंसान बना रहा है। इंसान अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाएगा, तो शायद से आउटपुट ना भी मिले, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वही लिखा है, आफ्टर ड्रॉइंग द एंटायर ट्री देयर मे बी अ चांस दैट वी विल नॉट गेट द प्रॉपर आंसर, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने शायद से ले भी लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ जो कि है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, इसको ऐसे कुछ फ्रेम में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, लाइक रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। हमने रिकॉर्ड रखा है कुछ। रिकॉर्ड किसका रखा है? कोई एक ड्राइंग है, सॉरी कोई एक सब्जेक्ट है हमारा, टाइटल जिसका क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग है। किसमें आता है? मैकेनिकल ब्रांच में आता है, सपोज करते हैं। कौन इसका ऑथर है? वेणुगोपाल है। इसका एडिशन कौन सा है? 7th है। ईयर कौन सा है? प्रिंटिंग का 2025 है। कितने पेजेस है? 516 पेज है। यानी ये रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, किसमें? फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में। और इसके अंदर क्या होगा? कुछ प्रॉपर्टीज होगी और उसके वैल्यूज होंगे। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी वैल्यू ये रहा, ये प्रॉपर्टी हो गई, इसका वैल्यू ये रहा, ये प्रॉपर्टी हो गई, इसका वैल्यू ये रहा, ठीक है। यानी ऐसे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को हम स्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा है which consist of collection of properties and its values, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को हम रखते हैं जिससे करके हम दुनिया में कोई भी एंटिटी हो, कोई भी चीज हो, उसको आसानी से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो वही लिखा है टू डिस्क्राइब द एनी एंटिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है? स्लॉट्स होते हैं, ये रहे स्लॉट्स, ठीक है, ये स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स के पास क्या होता है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ वैल्यूज होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके पास, ठीक है। और बाजू में क्या होता है? फिल्टर्स होते हैं, नाम देके रखा है फिल्टर्स, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्लॉट फिल्टर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए, और ये जो हमारे जो स्लॉट्स है उसका साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी अंदर ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज आ सकती है, प्रॉपर्टीज आ सकती है, और ये सारी वैल्यूज और प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फैसेट्स, ठीक है।
ये जो अंदर हम स्लॉट्स में वैल्यू डाल रहे हैं या प्रॉपर्टी डाल रहे हैं उसको बोलते हैं फैसेट्स। तो वही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ स्लॉट्स एंड स्लॉट वैल्यूज, दिस स्लॉट्स मे बी ऑफ एनी टाइप एंड साइज, स्लॉट्स हैव नेम एंड वैल्यूज व्हिच आर कॉल्ड एज फैसेट्स। ठीक है, और स्लॉट और फिल्टर के फॉर्म में लिखा है तो हम क्या लिख लेंगे, दैट इज वाई फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्लॉट एंड फिल्टर वैल्यू। अच्छा, अब ये जो टेक्निक है वो टेक्निक बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यूज की जाती है, और खास तौर पे ये जो टेक्निक है वो एनपीएल में यूज की जाती है। एनपीएल यानी क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इसका यूज किया जाता है। अब क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जब इसका यूनिट आएगा तब डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए हम क्या समझ लेंगे कि ये जो हमारा फ्रेम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है कहाँ पे यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोसेस में, एनएलपी में यूज होता है। ठीक है, और ऐसा डायग्राम हम बना के आ जाएंगे एग्जाम में, और इसके एडवांटेज लिख लेंगे। क्या एडवांटेज लिखेंगे कि इट मेक्स द प्रोग्राम इजी बाय ग्रुपिंग द रिलेटेड डेटा, यानी ग्रुप बाय ग्रुप करके रिलेटेड डेटा हम रखते जाएंगे इसके। ठीक है, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल सो यूज्ड बाय मैनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर हमें नया स्लॉट ऐड करना है तो हम नीचे नया स्लॉट ऐड कर देंगे और नया स्लॉट ऐड कर देंगे, इसलिए बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसका यूज किया जाता है। एज इट इज वेरी इजी टू ऐड न्यू स्लॉट्स। तो शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आखिरी टेक्निक पढ़ लेते हैं जो कि है प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल बार बार आता है, हमें पता है क्या है प्रोडक्शन रूल। क्या है प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल हमारा सिचुएशन और एक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, सेट ऑफ पेयर होता है, तो वही लिखा है, प्रोडक्शन रूल्स आर बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड एक्शन। अब सिचुएशन क्या बताता है हमें कि मशीन को हमने कोई टास्क दिया, अब वो टास्क अगर मशीन करना चाहता है तो क्या उस पर रूल अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, वो पहले डिसाइड करेगा। तो सिचुएशन क्या बताएगा कि जो भी टास्क दिया है उस पर रूल अप्लाई होगा या नहीं, तो वही लिखा है, सिचुएशन इंडिकेट्स दैट ऑन अ गिवन टास्क रूल इज एप्लीकेबल और नॉट। अच्छा, अब एक्शन की बात करते हैं। एक्शन यानी क्या, जो भी हमने मशीन को टास्क दिया वो टास्क करने में अगर रूल अप्लाई होता है तो वो एक्शन लेगा, और अगर नहीं होता है तो एक्शन नहीं लेगा। तो वही लिखा है, एक्शन इंडिकेट्स दैट इफ रूल इज एप्लीकेबल, अगर रूल अप्लाई हो रहा है ऑन अ गिवन टास्क देन टेक द एक्शन, और एक्शन ले पाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये सिचुएशन एक्शन ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जो इफ देन पे बेस्ड है। इफ देन पे बेस्ड है। इफ देन यानी क्या, इफ रूल इज एप्लीकेबल देन डू द एक्शन। ठीक है, इफ देन पे बेस्ड है, सेट ऑफ रूल है, तो वही लिखा है, दिस रूल्स वर्क्स ऑन द सेट ऑफ रूल व्हिच इज इफ एंड देन। ठीक है, या मीन्स क्या कि इफ रूल इज एप्लीकेबल देन डू दी एक्शन, वही बात हमने करी, अगर रूल एप्लीकेबल है तभी हम एक्शन ले पाएंगे। अब यही चीज को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ देन वाला रूल जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन रूल, सेट ऑफ रूल। इफ क्या है, एट बस स्टॉप, ये रूल, इफ एट द बस स्टॉप बस अराइव्स, यानी ये क्या हो गया, सिचुएशन हो गई। ठीक है, देन क्या एक्शन क्या लेना है हमें, देन एक्शन क्या लेना है, गेट इनटू द बस, बस में बैठ जाओ। ठीक है, अच्छा, दूसरा है इफ, क्या है इसका सिचुएशन, पेड, पैसा दे दिया है, एंड सीट इज एम्प्टी, और सीट खाली है, तो एक्शन क्या लेना है, देन क्या करना है, एक्शन में सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, इफ अनपेड, पैसा भरा नहीं है, तो एक्शन क्या करना पड़ेगा, पे एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ेंगे। लास्ट है इफ, क्या है, बस अराइव्स एट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे आ चुकी है, जहां पे हमें जाना है वहां पे, तो एक्शन क्या लेना है, देन गेट डाउन फ्रॉम द बस, बस से उतर जाओ। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टेक दी एक्शन, जैसे जैसे सिचुएशन होंगे, इफ जैसा जैसा होगा ऐसा ही हमारा क्या होगा, ऐसा ही हमारा देन होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की 4 टेक्निक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।